एनएस से अजीत डोभाल साहब की तस्वीरें आप देख रहे थे, श्रीनगर से आई हैं और नहीं ये शोपियान से आई हैं और लगातार दिल को सुकून देने वाली तस्वीर है। कश्मीर को सामान्य रखना भी इस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। सब जानते हैं जो ब्रेन वॉश बरसों बरस एक पूरी पीढ़ी का किया गया है 90 से लेकर अब तक, और उससे पहले से कोशिश जारी थी पड़ोसी मुल्क की, तो वो इतनी आसानी से चीजें पटरी पर तो नहीं आएंगी, लेकिन हुकूमत ने जो सोच समझ के ये फैसले लिए हैं उसके पीछे भी हिकमत अमली होगी। सुषमा जी को याद इसमें भी करना चाहिए कि उन्होंने खास तौर से ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि दी थी जब ये फैसला हुआ था, और कहा था कि सच्ची श्रद्धांजलि इस हुकूमत ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी है, एक बेहतर खराज अकीदत जो उन्होंने एक भारत के सपने को उनके साकार किया है। सुषमा जी ने एक और बात लास्ट में कही थी, इंतकाल के कुछ घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण मामले के वकील हरीश साल्वे को फोन किया था और कहा था कि आप अपनी ₹1 की फीस ले जाइए, जो उन्होंने कुलभूषण के लिए हैग में कही थी कि मैं ₹1 में ये केस लड़ूंगा। तो उनको भी हम याद करते चले जा रहे हैं, उनके ख्वाब को भी याद करते चले जा रहे हैं जो कि आज पूरा होता नजर आ रहा है। बार बार उनका चेहरा सामने आता है, उनका ये लास्ट ट्वीट सामने आता है। कैसे हम भुला दें जो लगातार विपक्ष की नेता के रूप में भी कश्मीर को लेकर मुखर होकर बोलती रही, संसद में बोलती रही, बाहर बोलती रही। वो चीज़ें अब भुलाई नहीं जा सकती और वो लोगों के दिलों में हमेशा अजर अमर रहेंगी। मैं आ रहा हूं सर विवेकानंद जी आपके पास। ये जो तस्वीरें अजीत डोभाल साहब की आई हैं वो और सुषमा जी की आखिरी इच्छा जो पूरी हुई है की शक्ति का एक परिचायक थी। उन्होंने विदेश मंत्री के तौर पर जिस प्रकार से फॉरेन पॉलिसी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जनमानस तक पहुंचाया, जैसे जिलानी साहब भी कह रहे थे कि खाड़ी के देशों में जो भी डिप्रेस्ड कंडीशंस में हमारे सिटीजन्स रहते थे उनकी मदद करने में जिस प्रकार से उन्होंने तत्परता दिखाई। मैं यहाँ पर 2 उदाहरण बताऊंगा कि हमीद अंसारी जी जो पाकिस्तान में उनको प्रिजन में रखा गया था और उनको छुड़ाकर भारत में लाने में उन्होंने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कहा था, उनकी माँ ने कहा था इनफैक्ट कि ये मेरा भारत महान, मेरी मैडम महान, ये सारी जो चीजें हुई है सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई है। मैं एक दूसरा उदाहरण बताऊंगा, उज़्मा अहमद करके एक लड़की जो पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ शादी की और जिस प्रकार से उन पर ज्यादती हुई, उस संबंध में उन्होंने कहा था कि वो कहती है कि उनको ढाढ़स बनाकर जिस प्रकार से उन्हें भारत में लाने में उन्होंने जो मदद की है उसके लिए वो कहती कि मैं सदैव ऋणी रहूंगी उनकी। और वो कहती है कि जब भी मुझे दिक्कतें महसूस होती थी, जब भी मुझे एक डाउट की परिस्थिति निर्माण होती तो मैं उन्हें फोन कर सकती थी, जबकि वे विदेश मंत्री थी। आप सोचिएगा कि एक विदेश मंत्री कितनी मानवीयता भरा उनका हृदय रहा होगा ये। और ऐसे जो राजनीति में रहने वाले जो राजनीतिक लीडर्स हैं ये बहुत ही विरले होते हैं। हम शतशः उनको नमन करते हैं और हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान चिर शांति प्रदान करे। मैं एक समझ लूंगा, एक उदाहरण और दूंगा, मुझे अच्छी तरह याद है, आज ही किसी ने दोबारा भेजा था। तो एक कश्मीरी युवक ने हो मगर माँ उससे नाराज नहीं होती, तो मैं उनकी ममता की याद कर रहा था, तो उन्होंने उसको लिखा कि उसने अपने प्रोफाइल में इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा था। उन्होंने कहा मैं किसी जगह को नहीं पहचानती, तो उस लड़के ने मैंने प्रोफाइल चेंज किया और उन्होंने इमीडिएटली एम्बेसी को लिखा कि हमारा पुत्र है, भारत से है, जम्मू कश्मीर से, इसकी सहायता इमीडिएटली जी बिल्कुल। और अब यही कारण है कि उन्होंने जिस प्रकार से मानवीयता दिखाई थी जो नेपाल में अर्थक्वेक हुआ और उसमें इवैक्यूएशन में, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेनिश गवर्नमेंट ने उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनको द बेस्ट लव्ड पॉलिटिशियन और वॉशिंगटन पोस्ट में उन्हें कहा गया था कि सुपर मॉम ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही विरला समय होता है और उनका जाना और बहुत ज्यादा व्यथा पहुंचाता है, इसलिए कि उनकी उम्र महज 67 इयर्स थी। अगर वो सही होती तो देखिएगा कि कम से कम 75 साल तक उनकी सेवाएं भारत को, समाज को मिलती और हम कितने भाग्यशाली होते। इसलिए ये बहुत ही दुखद क्षण है। लेकिन आज ये उनका जो ख्वाब पूरा हो जिसके लिए वो खुश थी, और जी। वो एक उनकी जिंदगी में जो आखिरी लम्हे में कहते हैं कि कुदरत जब आपके बहुत अच्छे काम होते हैं तो शायद कुदरत की मेहरबानी ही होती है कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो आप चाहते हैं देखना अपनी जिंदगी में उसको पूरा कर देता है खुदा। उनका जो अंतिम ट्वीट भी शायद उसी प्रकार से उन्होंने लिखा कि लिख भी दिया था ये चीज। मेरे जीवन काल में ये तब समझते हैं जब
खुदा की जो कुदरत है वो अपना काम करती है, वरना हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन आज हम उस पर बात कर रहे हैं। जी, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है, अब लोगों ने हमेशा कहा है कि वहाँ के लोगों की हमेशा एक भूमिका रही है, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, 4.5 साल उस कैंपस में रहा हूँ। बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते थे। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी बहुत सारे जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स आते हैं, उनका कोई भारत के विरोध में ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं होता है। और ये कुछ ही जो परिवार है, 2-3 परिवार है और कुछ सेपरेटिस्ट लीडर्स है, उनके खुद के इंटरेस्ट निहित है उस चीज में, और वो अपनी रोटियां सेकने के लिए वे जो हिकमत अमली है वो तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं यही सब वो सारी चीजें वो करना चाहते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, और वो जो इससे बेहतर और तस्वीरें अभी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती हैं। जो पड़ोसी मुल्क को तो शायद वो तो अपने टेलीविजन फोड़ लें, अगर वो टेलीविजन में देखें या कहीं और देखें तो वो सर पीट लें, यासिर जिलानी साहब। और ये जो चैलेंज की बात हो रही है तो बहुत ज्यादा चैलेंज है नहीं, इसलिए क्या है कि कुछ समय के बाद जिस प्रकार से विकास की गति वहां तक पहुंचेगी, लोगों के जीवन, जब सारी चीजें रिसर्च शुरू करी कि आखिर हम शुरू कैसे करें, कहाँ से किन से बात करें, क्योंकि आप जो भी बात करते हैं वो रेफरेंस इस्लाम से देते थे, लेकिन हमने उनके नफ्स को तब पकड़ लिया जब वो रेफरेंस देते थे और हमने उनको ऑथेंटिक रेफरेंस पे चर्चा करने की बात करी। जब मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचा, वहाँ के लड़कों से मेरी बात हुई, और वहाँ तमाम लड़के जब जो यंग यूथ हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अभी एकदम फ्रेश माइंड, तो हमने कहा चलिए ठीक है, आपसे डायलॉग करते हैं, देखते हैं कि कहाँ, अगर मुझे लगता है कि आप मेरे से अगर आगे निकल जाएंगे तो मेरे को तो यहाँ रहना नहीं है, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरी कुछ बातें समझ सकते हैं तो मुझे आप वक्त दें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हम लोगों ने डल लेक पे बोट हाउस में रहना, साहब बैठ के मीटिंग करिए, वहां के लोगों के साथ बैठ बताया कि कहीं एक जगह तो बताइए जो आप अपनी कंट्री में, जब हम रहते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहां पे इस्लामिक कानून नहीं है, तो आप कुरान में देखिए लकुम दीनकुम वलिय दीन की बात आई है। और आप जब इसको सही मायने में, क्योंकि वो अपने आप को विक्टिम प्ले करने के लिए हमेशा धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग्स के एडिक्शन में अपने आप को पूरा का पूरा उन्होंने खत्म कर लिया। बड़े बड़े खानदान हाशिए पे आ गए हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के, उनके पास इस वक्त 43% जो ड्रग्स का जहर है वो पहुंच गया। वो हमने उनके गार्जियन से बात करी, बुद्धिजीवी वर्ग से बात करी, और तमाम देखिए हमारे काम करने का जो तरीका रहा है वो हम लोगों ने कहीं वहां डिफरेंशिएट ये नहीं किया रहना था कि ये कश्मीरियत को जो की बात करते हैं, जमहूरियत और इंसानियत की जो बात करते हैं, उनका सबका हिस्सा होना चाहिए, वो आए और वो बात करें। हमारे पास क्या था कि लोग कम आए, 20 लोग आए, 25 लोग आए, 50 लोग आए, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा लोकेशन भी आप बिलीव नहीं करोगे। अभी जो मैं 2 महीने पहले जब गया था तो मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे मैंने अपनी फोटो डाल दी थी, तो यहां से सेंट्रल से जो हमारे लोगों की नजर रहती है, उन्होंने कहा भाई कम से कम लोकेशन मत डालो, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उनको समझाने में, उनको मेन स्ट्रीम में जो वायदा है सरकार की, हम तो यहाँ पे उनको लेके आए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक, हमने प्रोग्राम कराया है कश्मीरी यूथ के साथ, तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ, जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको भी लगा कि इतनी बड़ी तादाद में अगर कश्मीरी दिल्ली आ सकते हैं तो ये बदलाव क्यों नहीं हो सकता। देखिए 370 से वहां का यूथ बिल्कुल खुश नहीं है। वो होता क्या है कि जब आप जो समझाते हो और उसके बाद वो जो चंद फैमिली जो वंशवाद की राजनीति, जिनकी चौधराहट पूरे जम्मू एंड कश्मीर में रही है, जिन्होंने 70 साल से अपने ही कौम के बीच में झूठ बोला और सामने वाले को एक तरीके से दुश्मन कहा कि ये तुम्हारे दुश्मन है। 30 साल पहले के बाद तो ये माहौल बन गया। 30 साल पहले ये माहौल नहीं था कश्मीर में, कश्मीर का माहौल अलग, लेकिन 30 साल के बाद जिस तरफ हमारे इमरान साहब इंगित कर रहे हैं कि जो धर्म का एक सारा का सारा सिस्टम आया, उसमें देखिए इस्लाम का इस्तेमाल नहीं हुआ, इस्लाम का मिसयूज हुआ। और उन्होंने देखिए सबसे पहले कश्मीरियत में हमारे पंडित भाई को जब टारगेट किया तो साथ में सूफिज्म को टारगेट किया, क्योंकि सूफिज्म में एक मैसेज था इत्तेहाद, इखलाक, भाईचारा, मोहब्बत। वो वहां पे उन्होंने जो मैसेज, उनको लगा कि अरे ये तो हमारे से बिल्कुल अलग है। उन्होंने वहां फतवे जारी करवाए, वहां पे कहा कि सूफिज्म तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ऐसे जब फैनेटिक और ऐसे कट्टरपंथी जब हावी होने लगे तो कश्मीर आप देख रहे हैं कि उसी का नतीजा सारा हुआ है। क्या बंदूक उठाने एक चीज और आपको तभी आसानी होती है, एक मैसेज दे दूं कि ये जो इच्छा शक्ति वाली सरकार है और इच्छा शक्ति वाले वजीर आजम हैं,
इनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। तो लोग बेफिक्र रहे, लोगों को, हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे प्रेस मीडिया तक को यह भी नहीं मालूम था कि 370 हट रहा है। तो आप इस बात पे यकीन रखें और प्रधानमंत्री जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक और छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर बाकी मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। बहुत अच्छी बात, इसको तमाम लोग अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोलकर सुने। जी सलाम के फेसबुक पेज पर भी आपके हम कमेंट्स देखते हैं, लगातार आप देख रहे हैं और उसमें से अब बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव बातें भी आ रही हैं और आनी भी चाहिए। ये सारी कोशिश आपकी बेहतर जिंदगी के लिए हो रही है। आज से 50 साल बाद आपकी पीढ़ियां कम से कम यही कहेंगी। आज आप हो सकता है नाराज हो सकते हैं, 50 साल बाद आपकी पीढ़ियां दुआएं देंगी। एनएसए का मिशन कश्मीर आप देख ही रहे हैं। अनुज जी, ये तस्वीरें तब हैं जबकि कर्फ्यू लगा हुआ है। इंतजार रहेगा जब धीरे धीरे कर्फ्यू हटे, उसके बाद हो सकता है कि वहां पर भी एक वर्ग बड़ा हो जो कि रिएक्ट करने की कोशिश करे। उनसे निमटना भी एक चैलेंज होगा और उनको निमटना ही नहीं, उनको वापस मुख्यधारा में लाना, अपने इस फैसले के साथ लाना भी एक चुनौती होगी। इमरान साहब एक सेकंड हाँ, जी। आप कब से कर्फ्यू कह रहे थे? जो मुझे आज की लेटेस्ट खबर 144 है कर्फ्यू। हाँ, 144 है श्रीनगर में, कर्फ्यू नहीं लगा हुआ है और कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं आया अभी तक। क्योंकि 144 वायलेट करना कश्मीरियों के लिए बड़ी आसान चीज है, बड़ा कॉमन है। तो अगर 144 वायलेट नहीं हो रहा है तो रिएक्शन नहीं आया। इजाफी फोर्स भी है ना, उसकी वजह से घोषित कर्फ्यू की स्थिति तो है ही अभी भी। लोग अभी दुकानें नहीं खोल रहे हैं, शाम की दुकानें खुल रही शोपियान हैं, शाम की दुकानें खुल रही है, फल सब्जी मिल रहे हैं, आवश्यक सामग्री मिल रही है। हाँ, बट डे टू डे लाइफ बंद है। देखिए, एक बड़े षड्यंत्र के तहत पिछले 60-70 सालों में कश्मीरियों को गरीब का गरीब बनाए रखा गया। जितना पैसा अमित शाह जी ने भी संसद में बताया था कि हजारों करोड़ रुपया लगातार कश्मीर भेजा गया, लेकिन वहां के पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ने उस सारे पैसे को हजम कर लिया और उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक कश्मीरियों को गरीब बनाए रखा। और जब गरीबी, जब पेट की भूख जब सर पे चढ़ती है तो फिर उनको मजबूर किया जाता है कि अगर तुम्हें अपने पेट की भूख मिटानी है तो हमारा ये आतंकवाद वाला काम करो, पत्थर मारो, उनको गोली मारो, तुम आतंकवादी बनो। तो उन्होंने एक पूरा एक नेक्सस बना दिया, एक साइकिल बना दिया जिसमें पूरे कश्मीर के युवा फंसते गए और पिछली कई पीढ़ियां फंसी लगातार। तो कश्मीर की समस्या का सबसे बड़ा समाधान ये है कि वहां की जो आम जनता है उसका आर्थिक, इनको इसका इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, अगर भारत सरकार वो करने में सफल रहती है तो वो मुख्य धारा में आएंगे। अदरवाइज अगर वो गरीब पे गरीब बने रहे तो वो मजबूर होकर फिर आतंकियों के सहारे चढ़ेंगे और पाकिस्तान से फंडिंग उनको आती रहेगी। वो वहां कहीं ना कहीं चुपचाप एक कैश लिफाफे आते हैं और सब परिवारों में बढ़ जाते हैं और उसके एवज में उन लोगों को कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि तुम्हें यहाँ तोड़फोड़ करनी है, वहां विरोध करना है, वहां प्रदर्शन करने, वहां झंडे भारत के जलाने, वहां पाकिस्तान के झंडे लहराने। तो वो सारा खेल बंद करने के लिए उनकी वो फंडिंग भी रोकनी है, दूसरा उनको एम्पावर करना है, वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारना एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और कहीं ना कहीं जैसे किसान सम्मान निधि भारत सरकार ने घोषित की थी अभी किसानों को मिली, तो ऐसे कश्मीरियोयों के प्रति भी एक निश्चित रकम कम से कम ऐसी उन्हें मिले। तो वो तो कहा है ना अमित शाह जी ने, अपने दिमाग की चीजें उनको हटाना है, पहली चीज। दूसरा, लीगल चीज हो गई, लीगल चीज, लीगल एक 370 ये कानून नहीं है, वो लीगल पार्ट था। आज अब जो सबसे बड़ी अपेक्षा है वो है सोशियो इकोनॉमिक, कैसे हम हर कश्मीरी का दिल जीतें, चाहे हमें बेंड करके किसी भी तरीके से उनको एक एहसास दिलाना है कि यू आर आवर पार्ट। हम कहते नहीं है कि ये ताज है हमारा कश्मीर, हमें ये प्रूव भी करना है बियॉन्ड डाउट उनके जहन में। और मुझे पूरी आशा है कि ये जो ताज है इसको हम उन सब लोगों को, ये एक छोटा सा फेज जरूर चलेगा। आपको कुछ एक हो सकता है कि इसमें एक पूरा साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बहुत 3-4-5 साल भी लग सकते हैं। यू हैव टू विन द हार्ट्स। 30-40 साल से जो लोग दबे रहे हैं किसी और कारणों से, कई सारे मल्टीप्लिकेशंस हुए जैसा आपको बताया अभी। आज मैं देख रहा था, देखिए प्रोपेगेंडा ऐसे होते हैं सर। एक चैनल में मैं देख रहा था सर जी, उसमें एक कश्मीरी पत्रकार थे, वो मुबैना आइन, अब वो कश्मीर का रहा ही नहीं, अब तो वो किताब उसके लिए आए थे, कह रहे थे कि भारत सरकार ने हमें धोखा दिया। वो कह रहे थे मेरा झंडा एक रात में इन्होंने बैन कर दिया, इस झंडे के तले में पला बढ़ा और मुझे सिखाया गया था कि तिरंगे के साथ ये भी लगना चाहिए और मेरा झंडा इन लोगों ने आज बर्बाद कर दिया या बदल दिया या एक रात में बैन कर दिया। तो वो रोने का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो ये प्रोपेगेंडा वहां के जो इस तरह के लोग हैं वो आवाम के बीच करेंगे।
बार बार इमरान को बताना चाहिए। इमरान साहब, दो जी, इसका जवाब प्रकाश डालूंगा। इमरान साहब, एक लाइन समस्या में यही है, इसमें 370 और 35 की समस्या यही थी, डेवलपमेंट इशू नहीं था। कश्मीर में डेवलपमेंट कभी इशू नहीं था। आपने जो सेंस ऑफ फॉल्स आइडेंटिटी और एक सेपरेट आइडेंटिटी बना रखी थी, वही समस्या थी। इमरान साहब, और जब तक आप उसको कानूनी तौर नहीं पे हम हटाते बात तब तक ये समस्या नहीं है। साइबर लॉ की जरूरत, साइबर लॉ की जरूरत क्या 1990 में थी? आज साइबर लॉ की जरूरत है भाई। आज हम कहने का मतलब है जब जरूरत पड़ी, लॉ डायनामिक है। आज इस चीज की जरूरत थी, हमने वो कानून बनाया, अब हम उन कानूनों को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, उनको सोशियो इकोनॉमिक पूरी शक्ति देंगे, उनके दिलों को जीतेंगे और हम साथ रहेंगे। इमरान जी, और एक इशू है जो ये सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इश्यूज जो और एक्सटर्नल एक्सपोर्टेड इंट्रूजन जो है, बाहर से आने वाले टेररिस्ट है या फिर वो जिहादी आइडियोलॉजी जो एक्सपोर्ट की जा रही है, वो पहले बिल्कुल अनअबेटेड होता था, बिल्कुल अनचेक्ड होता था, क्योंकि जो लोकल पुलिस है और मिलिट्री और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता था, क्योंकि पुलिस वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती थी बड़े पैमाने पे। क्योंकि अभी ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, अभी ये कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और इस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज चलती है उनको प्रॉपर्ली डील किया वो जाएगा। कपड़े भी उतारेंगे, इसलिए आप देख रहे हैं ना, वहां के जो लीडरान है वो कपड़े फाड़ेंगे, कपड़े उतारेंगे, रोएंगे, अभी और सारे नाटक इन्हें जो करना है सब करें, प्रोपेगेंडा करेंगे, उसका जज्बाती- बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने लेकिन वाला है। आवाम को जज्बाती पेच में फंसाने की कोशिश करेंगे ना, उससे हमें भी तो निपटना है उस प्रोपेगेंडा से। नहीं, मुझे लगता है मोदी सरकार ने इतनी जल्दी डिसीजन जो लिया 50 दिन के अंदर अंदर, उसका पर्पज यही था कि अगले 4.5-5 साल जी, के पास बिल्कुल, रहेंगे पूरे बिल्कुल, पूरे इसको exactly, solve इसको करें। सही Exactly, करने में। और exactly। इतना समय मान के चल रहे हैं कि 4-5 साल का समय लग और सकता है। अगर इनको बता करके बहुत सारी और धीमे भी करती है प्रक्रिया, तो ये यही नाटक करते हैं। अमित शाह साहब ने क्वाइट क्लियरली कहा है कि हम जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो यूनियन टेरिटोरी से उसको संपूर्ण राज्य का दर्जा देने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरी एक बात जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जा रहा है कि यहां से प्रेशर आएगा, वहां से प्रेशर आएगा। आज भारत 1990 के पहले का भारत नहीं है, एक आर्थिक महासत्ता भी है, सामरिक महासत्ता भी है, और भारत के इंटरनल एक्टिविटीज में इंटरवेन करना, उनको भारत को ये करो वो करो ये कहना इतनी सीधी बात नहीं रहे। और जहां तक हम न्यूज आ रही है कि बहुत सारे कंट्रीज ने कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, इंटरनल इशू है, वी डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दिस। तमाम जो इस्लामिक बहुत सारे कंट्रीज ने कहा है। इसलिए जो पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश करे, क्योंकि उनका जो वजूद ही उस आधार पे है, अगर वो वजूद ही खत्म हो जाए तो उनके लिए उनकी तो सियासत ही खत्म होने वाली है, तो वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर बहुत मकबूजा ज्यादा कश्मीर की चिंतित बात होने की करें सैयद आवश्यकता यासिर नहीं जिलानी है। साहब, तो वहां पर भी वलवला आएगा, अब कहीं ना कहीं अपने कश्मीरियों के साथ शुरू वापस हो गया, आने का, शुरू हो गया। वापस जुड़ने का। मकबूजा कश्मीर की बात करें तो उन्हें देखिए, उनका भी जो मनोबल है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, चीजें बहुत तेजी से जो घटनाएं बदल रही हैं उसमें वहां के लोगों के ऊपर भी असर है। और ये बात सच है, अभी हमारे जो को पैनलिस्ट कह रहे थे कि अब सारी की सारी चीजें सेंट्रल ने तय करनी है, सेंट्रल की नजर है वहां पे। इवन आप देखो कि सारी की सारी जो यूटी की, अभी तो मैंने वो सारे जो पेपर्स तैयार हुए हैं, जो कल सारा कानून बना है कि कैसे ऑफिसर्स का यहाँ से कहाँ से वहां पे भेजे जा सकते हैं, वो सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो नहीं आई हैं, वो आएंगी तो फिर नेक्स्ट डिबेट में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीजों से बड़ा फर्क पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि जब कश्मीर में थोड़ी सी भी अगर अच्छा वातावरण बनेगा, लोग वहां अभी अगर वहां से जश्न आने शुरू हो गए, जो दिख रहा है, जो मुझे आइडिया है कि कुछ चीजें आएंगी, नहीं जी, अभी हमारे कश्मीर से शुरू होंगे, हमारे कश्मीर से, तो यकीन मानिए वहां के लोग बेचैन होंगे। उन्हें लगेगा कि जो पाकिस्तान में अमानवीय है, वो इसलिए डर रहे। देखिए, अमानवीय हरकत जो वहां पे हो रही है, वहां जितने लोग परेशान हैं पीओके के अंदर, आप समझ नहीं सकते हैं। वहां पे खाने का अक्स नहीं है, वहां पानी पीने के लिए सही से नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ भी वहां पे बेसिक जो सुविधाएं होती हैं उससे वो महरूम है। तो उनके अंदर भी एक जज्बा जगेगा। और देखिए, जब हमारे वजीर आजम कोई बात कहते हैं, मैं तो इसलिए आप कहते हैं ना, अभी हमारे को पैनलिस्ट कह रहे थे संजय चड्डा जी की मोदी है तो मुमकिन है, मैं बोल रहा हूं कैमरे पे कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए कि उन्होंने जो रैली में अपने वायदा करा, चुनावी रैली में, हमने भी बहुत बड़े बड़े नेताओं को देखा है, उनके चुनाव को भी देखा, उनकी रैलियों को देखा, उनकी बातों को देखा, कभी किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया वो भी देखा है। लेकिन जो बात इन्होंने अपनी रैली में हमारे वजीर दाखिला अमित शाह ने, हमारे वजीर आजम मोदी साहब ने कही, वो उसको पूरा कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल है 370 और 35 आज इतिहास बन गया, हम उस पर चर्चा
करना अब हमारे को लगता है कि हम आगे बढ़े कि आगे हमें क्या करना है कश्मीर के लिए, हम कश्मीर को कैसे अपने साथ कनेक्ट करेंगे। और हमारा ऑफ कोर्स एक टारगेट है, हम अखंड भारत की सोच रखते हैं, और मैं तो जिस विचारधारा से मैं हूं उस विचारधारा में तो मेरे लिए अखंड भारत अगर मेरी जिंदगी में देखिए, हमने अपनी जिंदगी में हमने आजादी नहीं देखी थी, लेकिन परसों हमने आपकी जो सरपरस्त तंजीम है आरएसएस, उसका खौफ दिखाते हुए तो इस्लामाबाद में बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं कि पाकिस्तान का वजूद खतरे में। आरएसएस की जो सोच है वो अखंड भारत की, वो धीरे धीरे पूरा करने के लिए निकल पड़े। तो अगर उनको मैं फिर सजेशन दूंगा, जो मैं तमाम यहाँ के जो विरोध करने वाले लीडरान और सियासी जो सारे के सारे आपके साथ लोग जो जुड़ते हैं जानकार, मैं उनसे कहूंगा कि अगर उनको आरएसएस को समझना जानना है तो एक बार आरएसएस में सुबह आना पड़ेगा, मॉर्निंग में आ जाए, उन्हें एहसास हो जाएगा कि जो सामाजिक स्तर पे जो चीजें बदलाव के लिए कार्य किए जाते हैं वो आरएसएस करती है। जो समाज की समरसता है, समानता है, उसका ताना बाना ना बिखरे, उसके लिए आरएसएस जानी जाती है। आज जो उसके पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के कई सारे मुल्कों में जो लोग मानने वाले हैं, जानने वाले, उसके समसेवक हैं, वो ऐसे नहीं बने। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की जो बात होती है, इंसानियत के फलाह और बहबूद के लिए जो काम किए जा सकते हैं उसकी बात होती है। वहां पे धर्म, जाति, इन सब चीजों से ऊपर के बात करते हैं। ये तो पहले देखिए, हमने पिछले 3 साल में जो हमारे हिंदुस्तान के विरोध करने वाले लोग, उनके दिमाग को बदल दिया। अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान भी अगर कोशिश करेगा समझना चाहे आरएसएस को, तो आए और समझे, उसे समझाने की जिम्मेदारी लेने के लिए मैं आपके नेशनल चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं, तैयार हूं, और मैं उनको समझाऊंगा तो उनके अंदर बदलाव आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कश्मीर को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। ये इस पूरे प्रकरण से पहले, इस पूरी कार्रवाई से पहले हम कश्मीर पर लगातार बात कर रहे थे, आगे भी सिलसिला रोज चलेगा। हमने पहले की बात की, तारीख की बात की, मौजूदा हालात की बात की, एक एक चीज की हम रोज बात करें। और देखिए बातों बातों में कितना बड़ा डेवलपमेंट हो गया। आगे इंशाल्लाह ताला कश्मीरी भाई बहनों का मुस्तकबिल कैसे संवारना है, कैसे उनकी जिंदगी को रोशन और मजबूती के साथ बनाना है, उस पर भी बात करते रहेंगे। हमारे कश्मीरी भाई बहन जी सलाम के जरिए लगातार जी सलाम जम्मू कश्मीर में इस वक्त दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, उसके जरिए अगर ये मैसेज पहुंचता है तो हमारे कश्मीर भाई बहन जो इस वक्त घरों में है इसको देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कश्मीर भाई बहनों का, हिंदुस्तान का और इंटरनेशनल हमारे तमाम आवाम का, हमारे नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया।